नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विज्ञान विषय पढ़ेंगे और विज्ञान विषय में पाठ 15 ध्वनि। ध्वनि अर्थात आवाज। जो भी मैं कह रहा हूँ वो आप तक किस माध्यम से पहुंच रहा है, कैसे आपको कोई भी बात सुनाई देती है, अगल बगल की जो भी चीजें हैं, जो हलचल, थोड़ी सी भी हलचल हुई तो हमारे कानों तक किस तरह से पहुंचती है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि किस तरह से पहुंचती है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करने वाले, अभ्यास करने वाले। बहुत सारे उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ध्वनि विषय के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। अब यहाँ पर दिया है, सबसे पहले ध्वनि का निर्माण कैसे होता है। अब ध्वनि का निर्माण कैसे होता होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं, और वह ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, और फिर उसको हम कैसे श्रवण करते हैं, कैसे सुनते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बेल है, इस बेल से जो आवाज आ रही है हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। क्या इसके अंदर कुछ कंपन हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है। मोबाइल का जो बेल है, या मोबाइल में भी हम लोग कभी कभी उसको, उसका जो साउंड है उसको म्यूट करके रखते हैं, वाइब्रेटिंग मोड पे रखते हैं, तो उस वक्त हमको पता चलता है कि किस तरह से वाइब्रेशन होता है, कंपन किस तरह से होता है। तो देखा जाए तो किसी भी वस्तु में कंपन होने के कारण ही ध्वनि का निर्माण होता है। इसकी जानकारी पहले हम लोगों ने ली है। अगर आप टेबल पर, चेयर पर बैठे हैं और टेबल पर मोबाइल रख करके सुन रहे हैं, तो ऐसे समय पे कान अगर हम टेबल पर रखते हैं और थोड़ा सा भी खट खट की आवाज करते हैं, तो हमारे कानों तक वह किस तरह से ध्वनि पहुंचती है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर स्वरित्र द्विभुज, टर्निंग फॉर्क दिया गया है, और उस उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि किस तरह से हम ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है और हम कैसे सुनते हैं। यहाँ पर दिया है, एक आधार और दो भुजा वाला धातु से बनाया स्वरित्र द्विभुज है। दो भुजाएं हैं इसकी और एक आधार है। अब इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे, असल में प्रत्यक्ष रूप से यह प्रयोग करके देखे जाने वाला विषय है। आप लोग अपने घर पर कोई थाली लेकर के उसके ऊपर चम्मच से आवाज निकाल सकते हो, और ध्वनि किस तरह से उसमें ध्वनि का निर्माण होता है और कैसे पहुंचता है लोगों तक, उसका हम प्रयोग घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है, यह स्वरित्र द्विभुज है। आसपास की हवा स्थिति दर्शाने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखाओं का यहाँ पर उपयोग किया है। यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच अंतर समान है। इसका अर्थ है कि हवा में स्थित गैसों के अणु एक दूसरे से लगभग समान अंतर पर है। अतः इस कारण हवा का औसतन दाब ए, बी और सी इन तीनों स्थानों पर समान है। उदाहरण के तौर पर यह आगे दिया है। आगे के जो उदाहरण है इसमें स्वरित्र द्विभुज से किस तरह से कंपन होता है, हवा किस तरह से यहाँ पर भी आधार की सहायता से स्वरित्र द्विभुज द्वारा कठोर रगड़ के टुकड़े पर आघात करने पर भुजाएं कंपित होने लगती है। अब जैसे पहला उदाहरण है, पहले एग्जाम्पल में स्वरित्र द्विभुज अपनी सामान्य स्थिति में, यह सब ए बी सी हवा के अंदर जो गैस है इसके बीच का जो अंतर है वह सब तरफ समान दिखाई दे रहा है हमको। और जैसे ही इसकी भुजाएं कंपित होने लगती हैं और आवर्ती हलचल शुरू होती है, पेरियोडिक हलचल शुरू होती है, इस हलचल के कारण क्या होता है क्रमशः हम देखेंगे। आकृति में 15.2 ब में दिखाया है, थोड़ा सा भी कंपन होने पर एक भुजा दूसरे भुजा से जैसे ही दूर जाती है, कंपन उसके अंदर होता है, तो उसके बीच के संपर्क की जो भी हवा है वह संपीड़ित होती है। जैसे यहाँ पर हवा है, हवा अर्थात गैस, गैस मिश्रित चीज है, एक तरह से मिश्रण है हवा गैसों का, अलग अलग रेशियो उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर ब में हम लोगों ने देखा है कि स्वरित्र द्विभुज जब कंपन करता है तो उसके बीच में संपीड़न होता है, हलचल होती है, और उसके बीच की जो हवा है उसके बीच में इस तरह का कंपन, वाइब्रेशन निर्माण होता है। अब दिया आकृति में हवा के भाग एक के स्थान पर उच्च दाब की स्थिति का निर्माण होता है।
उच्च दाब और उच्च घनत्व के इस भाग को संपीड़न अर्थात कंप्रेशन कहते हैं। कंपन की अगली स्थिति में स्वरित्र द्विभुज की भुजाएं एक दूसरे के नजदीक आने पर आकृति 15.2 क में दर्शाए अनुसार भुजाओं के संपर्क वाली बाहरी हवा विरल होती है और वहां भाग ए में हवा का दाब कम हो जाता है। कम दाब और कम घनत्व के इस भाग को विरलन रेयरफैक्शन, पहले हम लोगों ने देखा कि ब उदाहरण में हवा है उसके बीच में उच्च दाब की स्थिति का निर्माण होता है और उस भाग पर दाब और उच्च घनत्व के भाग को संपीड़न अर्थात कंप्रेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर जो अगली स्थिति दिखाई है, जब स्वरित्र की दोनों भुजाएं करीब आती है तो उस समय वहां की जो हवा है वह विरल हो जाती है। विरल स्पार्स अर्थात उसके बीच का अंतर बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति को विरलन या रेयर फैक्शन कहते हैं। परंतु इसी समय पहले के संपीड़न स्थित हवा के अणुओं के अपनी ऊर्जा अगले भाग के अणुओं भाग बी को देने के कारण वहां की हवा संपीड़न स्थिति में आती है। आकृति हम लोगों ने 15.2 के में देखा। अब भाग बी भुजाओं की इस प्रकार लगातार अतिवेग से होने वाली आवर्ती हलचल के कारण हवा में संपीड़न और विरलन की मालिका का निर्माण होता है और स्वरित्र विभुज से दूर तक फैलती जाती है। इसे ही ध्वनि तरंग या साउंड वेव कहते हैं। यह ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का पर्दा है, अंदर जो कान का पर्दा है कर्णपट है, उसमें कंपन वाइब्रेशन होता है कर्णपट पर और जिसके कारण जो भी वाइब्रेशन हुआ उससे संबंधित विशिष्ट संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात मस्तिष्क जो है उस ध्वनि को समझने का प्रयास करता है जो वहां तक उस तक संदेश पहुंचता है। तो जैसे मैंने अलग अलग उदाहरण दिए कि बेल इसका जब इसके अंदर जो भी संपीड़न और विरलन की स्थिति आएगी, जो साउंड वेव तैयार होगा वो हमारे कर्णपट तक पहुंचता है। उससे हम ध्वनि को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको समझते हैं कि यह घंटी की आवाज है। अब अगर इस थाली की आवाज या इस तरह की अगर कोई आवाज निकालते हैं तो वह किस तरह से हमारे कानों तक पहुंचता है, कर्णपट तक पहुंचता है और उसके बाद फिर संदेश के माध्यम से हमारा जो मस्तिष्क है उस ध्वनि को सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करता है कि ध्वनि किस तरह से हमारे कानों तक पहुंची और किस प्रकार की ध्वनि है। जैसे मैं यहाँ से आप लोगों को बोल रहा हूँ और आप लोग अपने कान में छोटा सा स्पीकर लगा करके सुन रहे हैं या सीधे मोबाइल पर ऑन करके मेरे द्वारा कही गई बातों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं भी जो जो भी कह रहा हूँ वह संदेश आपको स्पीकर के माध्यम से आपके कान के पर्दे तक पहुंचता है, कर्णपट तक पहुंचता है और वहां पर एक तरह का कंपन निर्माण होता है। और जब कंपन होगा तब हमारे कर्णपट में हुआ जो कंपन है वह हमारे मस्तिष्क तक संदेश के रूप में पहुंचता है और ध्वनि किसकी है, किस तरह का आवाज है, उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कोई कर्कश ध्वनि है तो हम तुरंत कानों को बंद करते हैं अर्थात कान पर अपने हाथ रख लेते हैं तो हमको ध्वनि बहुत उच्च स्वर में सुनाई देती है या स्पष्ट नहीं सुनाई देती। या जैसे हवाई पट्टियों के अगल बगल का शोर है या कोई एरोप्लेन हमारे ऊपर से जब आसमान में गुजरता है तो बहुत तेज स्वर सुनाई देता है। या रेल पटरियों के बगल जब कोई रेलगाड़ी तेजी से गुजरती है तो उस वक्त हम या कोई हॉर्न बहुत तेजी से मारता है तो अपने बजाता है तो उस वक्त हमारे कानों पर तेजी से कर्णपट पर आघात होता है स्वर का, तो हम तुरंत कान पर अपने हाथ रखते हैं कि ज्यादा वाइब्रेशन कान के पर्दे पर ना हो। ध्वनि का संचरण और माध्यम, हम लोगों ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि कक्षा छठी में इन सब बातों को हम लोगों ने देखा है कि ध्वनि किस तरह से हवा पानी या ठोस से होकर के ध्वनि तरंगे निर्मित होती है, हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन ध्वनि का स्रोत और अपना कान इनके बीच यदि ऐसा माध्यम न हो तो क्या होगा? अगर इस तरह का कोई माध्यम ना हो, हवा, पानी या ठोस, तो हमको कोई भी ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी। जैसा मैंने कहा अगर हम टेबल पर अपने कान को या इस तरह से कान को टच करते हैं टेबल को और वहां पर कोई भी ध्वनि टेबल पर खटखट की आवाज भी निकालते हैं तो उसकी तरंगे निर्मित होती है और हमारे कानों तक पहुंचती है अर्थात ठोस के माध्यम से हमारे कानों तक ध्वनि पहुंची। गुब्बारे में पानी रख करके अगर उस पर हम थोड़ा सा रगड़ते हैं, आवाज करने की कोशिश करते हैं तो अभी ध्वनि उसमें भी तरंगे उत्पन्न होती है। और उसी तरह से हवा में जो भी बातें कही जा रही है वो हवा के माध्यम से आप तक पहुंचती है।
एयर के माध्यम से, क्योंकि हमारे और आपके बीच जो माध्यम वो है एयर है, हवा है। अगर हम घर में किसी से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, संपर्क में है, सामने सामने बात कर रहे हैं, तो हवा के माध्यम से वह एक दूसरे तक हमारे स्वर पहुंचते हैं। अगर यह सब माध्यम नहीं होगा तो क्या होगा? अगर इस तरह का माध्यम नहीं होगा तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब है ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक प्रयोग के माध्यम से इसे दिखाने का प्रयास किया गया है। ध्वनि का निर्माण करने के लिए और संचरण करने के लिए हवा जैसे माध्यम की आवश्यकता है। यह एक प्रयोग द्वारा यहाँ पर सिद्ध किया है। प्रयोग की रचना आकृति में दिखाई दी गई है। इस रचना में कांच की एक हंडी बेल जार है और उसके समतल पृष्ठभाग पर रखी गई है एक जार, एक बेल। जैसे विद्युत घंटी है, हमारे घरों में इस तरह की विद्युत घंटी है, विद्यालय में इस तरह की विद्युत घंटी आप लोगों ने देखी होगी। और उसके बाद एक बेल के आकार का जार है, इसके अंदर इस घंटी को रखा गया है, घंटी को रखा गया है, बेल जार के अंदर इस घंटी को रखा है। और वहां पर निर्वात पंप की सहायता से वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप क्या होता है, उसके अंदर की जो एयर है, हवा है, उसको पूरी तरह से निकाल ले। इस पंप के माध्यम से उसके अंदर की जो भी हवा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इस बेल जार में कंप्लीटली वैक्यूम की स्थिति है, अर्थात निर्वात की स्थिति है, कोई भी हवा या गैस उसमें नहीं है। अब जिस तरह से आकृति में दर्शाया गया है, इस हंडी में एक विद्युत घंटी है और जैसे ही हम लोग उस बेल को बजाते हैं, रिंग करते हैं, हमको कोई आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन दिखाई दे रहा है कि उसमें कोई संचलन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर निर्वात है, हवा नहीं है, किसी भी तरह की गैस नहीं है, तो क्या होगा, हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। अब यहाँ पर दिया है जैसे उदाहरण में, इस समय विद्युत घंटी की कुंजी दबाने पर उसकी आवाज हंडी के बाहर सुनाई देती है। अगर वैक्यूम नहीं है, हवा उसके अंदर है, गैस है, तो हमें आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। और जैसे ही उसको हम लोगों ने निर्वात पंप को शुरू करते हैं और हवा की मात्रा कम कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो ध्वनि है वह भी कम कम होते जाती है। इस तरह के प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक छोटा सा पॉट ले लिया, मटका ले लिया, जिसमें नल है, नल के अंदर अगर छोटा सा पाइप लगा ले हम, और उस मटके के अंदर एक मोबाइल स्पीकर ऑन करके रख दिया, कोई गीत संगीत उसके अंदर, और उस नल को अगर हम बंद कर देते हैं तो किसी भी तरह का आवाज सुनाई हम तक नहीं देता। भले वो बगल से आएगा पॉट के, लेकिन उस पाइप के माध्यम से नहीं आता। तो अर्थात वहां से जो हवा है उसका प्रवाह पूरी तरह से बंद हो गया है, इसके लिए ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। उसी तरह से यहाँ पर भी दिया है कि अगर निर्वात की अवस्था होगी हंडी के अंदर, तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगा। और जैसे जैसे उसके अंदर फिर हम एयर पहुंचाते जाएंगे, एक गैस उसके अंदर हवा के माध्यम से उसके अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं निर्वात पंप के माध्यम से, तब फिर से ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। तो इस तरह से जो विद्युत घंटी की आवाज है, उस आवाज को सुनने के लिए उसके अंदर गैस का होना, हवा का होना आवश्यक है। इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि निर्माण के लिए, निर्माण के बाद उसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। अब यहाँ पर एक उदाहरण यह सदैव ध्यान में रखे दिया है। चंद्रमा पर गए दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के बिल्कुल समीप खड़े होकर बोले तो भी उन्हें एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती। चंद्रमा पर हवा नहीं है। इसका यह प्रमुख कारण है, इसकी यह प्रमुख वजह है कि अगर दो व्यक्ति चांद पर गए हैं और एक दूसरे के सामने खड़े होकर के एक दूसरे से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, किसी भी तरह का वातावरण नहीं है। वातावरण न होने के कारण जो संवाद के लिए आवश्यक, संचरण के लिए, ध्वनि के लिए आवश्यक माध्यम है, वह माध्यम वहां पर नहीं है। अब ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक माध्यम दो अंतरिक्ष यात्रियों के बीच न होने के कारण उनके बीच माध्यम द्वारा होने वाला ध्वनि संचरण नहीं हो सकता। अतः वे अंतरिक्ष यात्री भ्रमण ध्वनि जैसे तंत्र ज्ञान का उपयोग कर एक दूसरे से संवाद करते हैं। भ्रमण ध्वनि में उपयोग में आने वाली विशिष्ट तरंगों का संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब भ्रमण ध्वनि क्या है, जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। वहां पर विशिष्ट जो तरंगे हैं उनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स दिया है। आकृति 15.2 में स्वरित
द्विभुज के कंपायमान होने से हवा में संपीड़न तथा विरलन कैसे निर्माण होता है, यह हमने देखा। संपीड़न अर्थात कंप्रेशन, विरलन जब वो स्पार्श होता है, दूर दूर उसके हवा के कण हमको दिखाई दिए, तो संपीड़न और विरलन यह स्थिति होगी जब भी उसके अंदर वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन होगा स्वरित द्विभुज में, तभी हम तक ध्वनि पहुंचती है। उसी के आधार पर आकृति क्रमांक 15.4 में दर्शाया गया है कि किसी भी वस्तु के कंपायमान होने पर हवा में इस प्रकार की ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है। अगर इन सब चीजों को इसकी अनुभूति लेना है तो किसी बड़े डीजे वगैरह आप लोगों ने देखा होगा किसी उत्सव में बजते हुए, उस समय आप लोगों ने देखा होगा किस तरह के तरंगे निर्माण होती है। हम उसको देख नहीं सकते लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अगर उस डीजे के करीब या किसी बड़े लाउड स्पीकर के करीब जाते हैं तो वाइब्रेशन होना स्टार्ट होता है, अगल बगल की वस्तुएं जो है वह हिलने लगती है। इसका मतलब अगर कांच का कोई कमरा बना करके उसमें इस तरह के स्पीकर को रख करके साउंड फुल किया जाए तो हो सकता है वह कांच का जो घर है वह टूट सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है और तरंगे इतनी तेज होती हैं, उन तरंगों की निर्मिति के कारण सारी वस्तुएं घर की हिलने लगी। उसी तरह के कई उदाहरण हम लोगों ने बम वगैरह जब ब्लास्ट होता है तो या पटाखे फोड़ते हैं तो उस वक्त जो कंपन सुनाई देता है, अगल बगल अगर घर में अगर इस तरह का कोई ब्लास्ट हुआ, किसी के यहाँ किसी जगह पर इस तरह का ब्लास्ट होता है या बम फूटता है या बाहर भी पटाखे जब बच्चे फोड़ते हैं तो जो खिड़की के कांच कांच की जो खिड़कियां होती है उसमें भी वाइब्रेशन कंपन सुनाई देता है, कभी कभी उस खिड़की के कांच भी टूट जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोगों ने देखा है, सुना है इसके बारे में। इसका मतलब जो संपीड़न और विरलन हुआ उसके कारण जो तरंगे तैयार हुई, वे तरंगे वे वेव्स उस ध्वनि के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी तेज गति से ध्वनि का निर्माण हो रहा है, कितनी तेज गति से ध्वनि तरंगों का निर्मिति हो रही है। उसके लिए एक मैंने डीजे का उदाहरण दिया, दूसरा पटाखे का उदाहरण दिया। इन सब चीजों को हम आए दिन अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी दिया गया था कि चित्र में किस तरह से संपीड़न और विरलन का चक्र या साइकिल निर्माण होता है और इसी के कारण हमें ध्वनिया सुनाई देती है। अब यहाँ पर दिया 1 सेकंड में स्वरित द्विभुज की भुजाएं जितनी बार आगे पीछे होती है उतने चक्र 1 सेकंड में हवा में तैयार होंगे। अर्थात जो द्विभुज था हम लोगों ने देखा उस द्विभुज में जितने ज्यादा कंपन होगा स्वरित द्विभुज में, आगे पीछे जितनी बार चलेंगे उतना ज्यादा आवृत्ति उसकी तैयार होगी, उतना ज्यादा साइकिल, उतना ज्यादा चक्र विरलन और संपीड़न का तैयार होगा। 1 सेकंड में हवा में या अन्य माध्यम में निर्माण होने वाले कुल चक्रों की संख्या अर्थात उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज इस इकाई से नापते हैं, अर्थात जो ध्वनि है उसके अंदर कितनी आवृत्ति 1 सेकंड में निर्माण हो रही है, उसी के आधार पर उसका वाइब्रेशन कितना ज्यादा है, उसकी तरंगे कितनी तेज गति से उसको नापा जाता है। और आवृत्ति को नापने के लिए हर्ट्ज इस इकाई का उपयोग करते हैं। यदि 1 सेकंड में एक कंपन हुआ तो उस कंपन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज होगी। अर्थात 1 सेकंड में अर्थात बहुत धीरे से अगर कंपन हो रहा है तो 1 सेकंड में एक कंपन हुआ, एक आवृत्ति बनी, एक आवृत्ति अर्थात 1 हर्ट्ज। उदाहरण आकृति में दर्शाए स्वरित द्विभुज में 1 सेकंड में 512 कंपन होते हैं। इस स्वरित द्विभुज के कंपन के कारण 1 सेकंड में 512 चक्रों का निर्माण होता है, जिससे निर्माण होने वाली ध्वनि की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होगी। कोई स्वरित द्विभुज कितनी आवृत्ति से कंपित होगा, यह उसकी भुजाओं के आकार, लंबाई, मोटाई और वह स्वरित द्विभुज किस पदार्थ से बना है इस पर निर्भर करता है। किस मेटल से बना है, किस चीज से बना है और कितने चक्र निर्माण होते हैं। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है स्वरित त्रिभुज का, उसमें 1 सेकंड में 512 बार कंपन होता है और 512 चक्र जब निर्मित होती है 512 चक्रों की, इसका मतलब है उस ध्वनि की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होगी। ध्वनि और संगीत उपर्युक्त कृति से स्पष्ट होता है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बदलने पर निर्माण होने वाली ध्वनि अलग अलग होती है। ध्वनि तरंगों की अलग अलग आवृत्ति के कारण अलग अलग स्वरों की निर्मित होती है। हमने देखा है कोई बहुत सुरीला गीत गाता है या कोई बड़ी कर्कश आवाज, अगर कौवा काव काव कहीं कर रहा है तो हमें वह कर्कश लगता है। तो होता क्यों है ऐसा, उसके अंदर जो आवृत्तियां है वो आवृत्ति बदलते रहती है और उसी के कारण अलग अलग ध्वनियों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि सितार, वायलिन, गिटार जैसे तंतु वाद्य, जो स्ट्रिंग्स जिसके अंदर तार लगे होते हैं, उस तार में जब कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, या बांसुरी, शहनाई,
जैसे फूक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। गले से भी अलग अलग प्रकार के स्वरों का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने गायकों को देखा होगा कि किस तरह से उनके गले से अलग अलग तरह की आवाज, सारे गम जैसे जो स्वर है, सरगम है, किस तरह से उनकी आवाजें निकलती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसका गला कितना सुरीला है, या उस गले से कर्कश आवाज भी निकल सकती है। तो इस तरह से अनेक वाद्य यंत्र भी हम लोगों ने देखा है, जिसमें सितार, वायलिन, गिटार, बांसुरी, शहनाई, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने लोगों को देखा है या सुना है उन सब आवाजों को। तो तंतु वाद्य जो है, इसमें उपयोग में लाए गए तार का तनाव कम ज्यादा करके उसी प्रकार तार के कंपित होने वाले भाग की लंबाई उंगली से, हम लोगों ने देखा होगा सितार बजाते हुए किसी को, गिटार बजाते हुए देखा है, तो वह क्या करता है, वो अपनी उंगली से आवाज निकालता है। और जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई कम या ज्यादा, उसके आधार पर आवाज निकाली जा सकती है। यह बांसुरी, इस बांसुरी इस चीज से आप लोग परिचित होंगे कि किस तरह से उसके अंदर से ध्वनि निकाली जाती है। किस तरह से यहाँ से जब स्वर या कोई व्यक्ति इसमें से हवा फूंकता है, तो यहाँ पर जो इसके छोटे छोटे होल दिए गए, इस होल के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से उस पर उंगली रख करके अलग अलग स्वर निकाला जाता है। तो यह भी ध्वनि की आवृत्ति की निर्मित है, जिसके आधार पर भिन्न भिन्न स्वरों का निर्माण होता है। अब बांसुरी जैसे फूंक वाद्य यंत्र, जैसा मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, किस तरह से उस पर जो छिद्र बने हैं उसको दबाकर या खोलकर उसमें जो कंपायमान होता है, तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वह कम ज्यादा करके अलग अलग ध्वनियों का या स्वरों का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर सप्तक दिया है, सारे गम पध नि, इन सप्त स्वरों की आवृत्ति क्या है? तो सबसे पहले दिया है सा की जो आवृत्ति है 256। अब आवृत्ति के बारे में हम लोगों ने देखा 256 हर्ट्ज का मतलब है कि 256 आवृत्तियां निर्माण हुई एक सेकंड में। इसका मतलब 256 चक्र तैयार होते हैं एक सेकंड में, जब हम सा शब्द का उपयोग करते हैं संगीत में। तो इसका जो आवृत्ति है वह है 256 हर्ट्ज। वैसे ही रे जब स्वर निकलता है तो उसमें 280 आवृत्ति, एक सेकंड में 280 बार कंपन होता है। और ग में 312 बार कंपन अर्थात 312 हर्ट्ज, म में 346, और फिर प में 384, ध में 426 और नी में 480। तो जब किसी गायक को हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने संगीत शिक्षिका को सुना होगा, तो इस तरह से जब वो सरगम बजाती है, सारे ग म प ध नी में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है, सबसे ज्यादा आवृत्ति है, वह है 480 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज। यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र दिए, इनकी ध्वनियों से हम परिचित है, इसके नाम आप लोगों को लिखना है, जैसे सितार, बांसुरी, तबला और पिंगोलियन, गिटार, वायलिन, इन सब चीजों को आप लोग अपने, इससे इसके स्वर ध्वनि पर चर्चा कर सकते हो, किस तरह की ध्वनि निकलती है, और इसके नाम हम लिख सकते हैं। मानव निर्मित ध्वनि क्या है? थोड़ा जोर से बोलो या गाना गाओ या मधुमक्खी की तरह गुंजन करो और अपने एक हाथ की उंगलियां गले पर रखो, तुम्हें कुछ कंपन महसूस होता है। मैंने कहा है कि इस तरह के प्रयोग भी हम लोगों ने योग में किया है कि किस तरह से भौरे की भ्रमर ध्वनि हम निकालते हैं, आंखों को बंद करके, इस तरह से बंद करके जब करके वाइब्रेट करते हैं तो बहुत ज्यादा कंपन हमारे मस्तिष्क में सुनाई देता है। उसी तरह से जब हम जोर से बोलने का प्रयास करते हैं या बात भी करते हैं, तो हमारे गले में एक तरह का कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। इस चीज को हम फील कर सकते हैं। आप लोग अभी भी इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं स्वयं में, कि अगर यहाँ पर बोलते वक्त हम गले पर हाथ रखते हैं तो यहाँ पर एक तरह का वाइब्रेशन हम महसूस करते हैं। मनुष्य में ध्वनि का निर्माण स्वर यंत्र में होता है। और निगलते समय अपने हाथों की उंगलियां गले पर रखने पर कुछ हिलने वाला एक उभार महसूस होता है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, कोई या पानी भी पीते हैं, निगलने का प्रयास करते, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो गले का जो स्वर यंत्र है वह हिलता है, पता चलता है हमको यहाँ पर। तो इस तरह से स्वर श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में क्या बात होती है, इसमें दो स्वर तंतु वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इन स्वर तंतुओं के बीच की जगह से हवा श्वास नलिका, श्वसन नलिका में जा सकती है। फेफड़ों की हवा जब इस जगह से जाती है तब स्वर तंतु कंपित होते हैं, वह ध्वनि की निर्मित होती है। स्वर तंतुओं से जुड़ी हुई मांसपेशियां इन तंतुओं के तनाव को कम अधिक कर सकती हैं। अर्थात जब कोई भी गायक गाता है तो इस तरह का जो वोकल कार्ड है, यहाँ से आवाज ध्वनि निकलती है।
और जो श्वास नलिका से एयर है, एयर बाहर की तरफ पास होता है जब कोई व्यक्ति गाना गाता है। तो इसके अंदर का जो कंपन है, उसी के आधार पर किसी का भी स्वर निर्धारित है। इसका जो रियाज़ नियमित करता है, अभ्यास करता है, उसका गला सुरीला होता है और यहीं से ध्वनि की निर्मित होती है। भले वह कर्कश ध्वनि हो या बहुत ही सुरीला गीत हो, किसी के द्वारा गाया गया। अब यहाँ पर दिया है पुरुषों के स्वर तंतु लगभग 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं, स्त्रियों में इसकी लंबाई 15 मिलीमीटर होती है, छोटे बच्चों में तो और भी कम होती है। इसलिए पुरुष, स्त्री और छोटे बच्चे, इनके आवाज अलग-अलग स्तर का होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब छोटे बच्चे बोलते हैं तो बड़ी मिठास भरी ध्वनि होती है। किसी स्त्री की जो आवाज है उसमें जो स्वर तंतु है वह 15 मिलीमीटर, अर्थात स्त्री और पुरुष की आवाज को हम आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि पुरुषों का जो स्वर तंतु है वो अधिक विकसित है, 20 मीटर लंबे तक है, इसलिए आवाज जो है वह थोड़ी सी कड़क होती है। अब यहाँ पर दिया है कुत्ते के भौंकने की भौं भौं आवाज, बिल्ली के म्याऊं म्याऊं ऐसी आवाज निकाल करके जब हम देखते हैं तो इस समय जो स्वर तंतु पर तनाव पड़ता है उस चीज का हम अनुभव कर सकते हैं। अलग अलग जानवरों की आवाज, अलग अलग पक्षियों की आवाज या अपना ही आवाज अलग अलग तरीके से, किसी महिला के स्वर में भी कोई पुरुष को बोलते हुए देखा आप लोगों ने, या कोई गीत गाते हुए भी देखा होगा। जब हम गीत गाते हैं तो अपने स्वर तंतुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और इन सब चीजों को हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। इस तरह का प्रयोग हम स्वयं कर सकते हैं। ध्वनि क्षेपक से ध्वनि निर्मिति, साउंड जनरेशन बाई लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का उपयोग ही यही है कि दूर तक उस ध्वनि को पहुंचाया जा सके। तो ध्वनि क्षेपक किस तरह से कार्य करता है, इसको हम देख सकते हैं। इस तरह के स्पीकर्स आप लोगों ने देखा होगा, या मोबाइल के जो छोटे स्पीकर्स हैं, कोई खराब मोबाइल होगा तो भी उसमें भी इस तरह के स्पीकर की रचना होती है, उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं। इसमें एक परमानेंट चुंबक मैग्नेट होता है पीछे की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो मोबाइल के स्पीकर्स है, बैटरी के माध्यम से जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। उसके बाद फिर जो आवृत्तियां बनती है, उस आवृत्ति के माध्यम से स्वर हम तक पहुंचता है। तो अगर इसको देखना भी है तो कहीं अगर स्पीकर बज रहा है या आपके पास कोई स्पीकर है, उसके अंदर से कोई साउंड आ रहा है, तो किस तरह से वेव्स उसमें से निकलते हैं, उस ध्वनि क्षेपक में किस तरह से वाइब्रेशन होता है, इस चीज को हम आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है ध्वनि क्षेपक का उपयोग करके बहुत ऊंचे स्तर की आवाज का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि क्षेपक का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई बड़ा फंक्शन है, कार्यक्रम है, या कोई त्योहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस वक्त ध्वनि क्षेपक इस तरह के बड़े लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं, जिसका जो ध्वनि का स्तर है लगभग 100 डेसिबल से अधिक होता है। और यह ध्वनि अगर हम बहुत नजदीक से सुन रहे हैं इस ध्वनि क्षेपक को, तो हमारे कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा कि कान का पर्दा फट सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ में उच्च क्षमता जहाँ पर ध्वनि क्षेपक है, उससे थोड़ी-सी दूरी बना करके रखनी चाहिए। इसलिए ध्वनि क्षेपक की क्षमता यद्यपि उच्च स्तर की ध्वनि निर्मित करने वाली हो, तो भी उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अर्थात उसका जो कंट्रोल है, उसको वॉल्यूम कम करके हम सुनेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है किसी ध्वनि क्षेपक का, लाउड स्पीकर का, तो उसे अपना निश्चित अंतर बना करके रखिए, जिससे किसी तरह से हमारे कर्णपटल को नुकसान ना हो। भ्रमण ध्वनि पर ध्वनि का स्तर डेसिबल इस इकाई से नापने के लिए ऐप उपलब्ध हो सकता है। अब ये भ्रमण ध्वनि है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इस पर भी कितने हर्ट्ज़ में, उसके अंदर भी वॉल्यूम बढ़ाने या कम करने के लिए बटन होती है, उसके हिसाब से हम उसको बराबर एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर एक ऐप हो सकता है, हो कई मोबाइल में जो एडवांस मोबाइल है, इसमें कितने डेसिबल का, कितने स्तर की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कितना डेसिबल में हम आवाज़ को सुन रहे हैं, इस चीज़ को मापने वाला ऐप डाल सकते हैं, सुन सकते हैं। ध्वनि क्षेपक से भिन्न-भिन्न दूरी पर खड़े रहकर ध्वनि का स्तर हम नाप सकते हैं। ध्वनि क्षेपक से दूरी और आवाज का स्तर, इनमें संबंध दिखाई देता है क्या? यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि भ्रमण ध्वनि के अंदर ऐसा कोई ऐप है कि अगल-बगल कितने डेसिबल का शोर उत्पन्न हो रहा है, उसको हम नाप सकते हैं। तो बहुत से मोबाइल फ़ोन, जो एंड्रॉइड फ़ोन्स हैं, एडवांस मोबाइल्स हैं, उसमें इस तरह के ऐप हैं। अगर कहीं पर ध्वनि क्षेपक बज रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, उसके अंदर ध्वनि की निर्मिति हो रही है,
तो उसमें कितने डेसिबल का शोर है अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से उसके स्तर को हम नाप सकते हैं, कितना डेसिबल है, कितना हर्ट्ज उसकी आवृत्ति है, इसको नापा जा सकता है। ध्वनि और ध्वनि निर्मिति का अध्ययन करते समय निर्माण होने वाली ध्वनि की अन्य को परेशानी न हो, इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। घर के अगल बगल कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति रहता है तो उसे लाउड स्पीकर से परेशानी हो सकती है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख करके आवाज जो है ध्वनि क्षेपक की उसके हिसाब से सेट करनी चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, अगल बगल के लोगों को तकलीफ ना हो, सामाजिक स्वास्थ्य न बिगड़े और उसी के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को